गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना गाइस। सॉलिड्स की हम दो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, पहले आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई सॉलिड्स इनटू थ्री टाइप्स। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स on basis of their, आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब गाइस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन क्लासिफाई द सॉलिड्स इनटू थ्री टाइप्स। पहला कंडक्टर्स, दूसरा हो जाएगा सेमीकंडक्टर, तीसरा हो जाएगा इंसुलेटर गाइस। तो आते हैं कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। दूसरे पे आते हैं बच्चों इंसुलेटर्स। गुड इवनिंग बेटा, इतना लेट काहे आते हो भाई? अच्छा फटाफट बैठो। कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स क्या होती है? इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स। मतलब काफी कम है इनकी कंडक्टिविटी। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल MnO, CO, NiO, CuO, Fe2O3 एंड TiO2। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है गाइस। ठीक है ना गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों? यस सर। थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी इट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज होती है, जनरली फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। ठीक है ना गाइस, 10⁻⁷ एंड अबव तुम्हारा क्या आ गया बच्चों? कंडक्टर। 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 इंसुलेटर, और 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ सेमीकंडक्टर। हाँ बेटा बोलो। ओके ये लो, इतना ही? ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। ऑक्साइड्स H2O खाएं, बट इट विल फॉल अंडर इंसुलेटर ओनली, क्योंकि नॉर्मली तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी ना, प्योर अगर तुम लेते हो। ठीक है ना बेटा? नॉट, मतलब तुम तो H2O को ऐसे मान के लो ना, इट इज योर आइस। सॉलिड्स की बात करें तो इट इज अ इंसुलेटर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज एक्सप्लेन्ड theoretically थ्रू बैंड थ्योरी। एक बैंड थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, बैंड थ्योरी। कर लिया नोट?
गुड। तो गाइस अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको देख लो, समझ में ज्यादा आएगा नहीं, उसके बाद जब मैं समझाऊंगा इट विल बिकम मोर क्लियर। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट in close proximity, the atomic orbitals of metal atoms form molecular orbitals. Which are so close in energy to each other as to form a band. हाँ बेटा, they are so close in energy to each other as to close proximity, पास पास है। अब मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा बहुत, एक जर्नल आइडिया हो जाएगा। बच्चों ऐसे देखो, तुम्हारे पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में तुम्हारे पास बहुत सारे मेटल एटम्स हैं, ठीक है ना। मेटल एटम्स के क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब गाइस जब तुम्हारे इतने सारे मेटल एटम्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, तो उनमें क्या होता है, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो तुम किस में पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में। दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी पास पास है, दे फॉर्म अ बैंड। अब ये बैंड क्या बन रहा है उसको मैं अभी समझाता हूं, जर्नल सेंस में समझाऊंगा सो दैट इट बिकम्स क्लियर, ठीक है ना गाइस। अभी देखो, लेट मी फर्स्ट मेक अ डायग्राम, उसके बाद मैं समझा दूंगा। एनर्जी गाइस, जो तुम्हारे सिंगल एटम है, सिंगल एटम में क्या होता है, सर जो एक तुम्हारा सेकंड, जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में ऐसे मान के चलो 3s के ऑर्बिटल्स, 3p के ऑर्बिटल्स। फॉर अ सिंगल एटम दीज टू ऑर्बिटल्स हैव गॉट डिस्टिंक्ट एनर्जी, मतलब उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी है उन ऑर्बिटल्स की। दिस इज फॉर अ सिंगल एटम। सिंगल अगर मेटल एटम देखोगे तो उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। 3s की कुछ होगी, 3p की कुछ होगी। 3s के ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी है, 3p के ऑर्बिटल्स की कुछ एनर्जी है, सम हायर वैल्यू ऑब्वियसली। अब क्या हुआ, सिंस द एटम्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि जब तुम मेटल का ले रहे हो तो मेटल में दे आर लॉट ऑफ मेटल एटम्स एंड दे आर वेरी क्लोज, तो उसमें क्या हुआ, दैट 3s के ऑर्बिटल की एनर्जी इस तरीके से चली गई। दिस इज हाउ द एनर्जी वेंट। ये हमारा 3s की एनर्जी होगी, ये हमारी 3p की एनर्जी होगी। मतलब दैट एनर्जी इज नाउ नॉट फिक्स्ड, इट इज रेंजिंग बिटवीन सम वैल्यूज, कि 3s की एनर्जी इज नॉट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू, इट इज रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। सिमिलरली फॉर 3p इट इज रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना गाइस। तो ये हमारा हो गया, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। बेसिकली व्हाट यू आर हैविंग इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ बैंड। तुम्हारा एक बैंड बन गया 3s और 3p का, दिस इज अ एनर्जी बैंड बच्चों, दैट इज व्हाट यू गेट। सर ये तब बैंड होता का है, एग्जैक्टली क्या मीनिंग है समझ नहीं आ रहा। अभी समझाता हूं बेटा। एटम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बल्कि रेदर एक मिनट और रुको, उसके बाद समझाता हूं। बैंड बन गया इन द सेंस कि तुम्हारा नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव, मतलब उनकी जो एनर्जी है 3p में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, इट इज रेंजिंग बिटवीन समथिंग, सम वैल्यूज। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी उस रेंज में, कुछ की थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब सम माइट बी हैविंग एनर्जी ओवर हियर, सम माइट बी हैविंग एनर्जी ओवर हियर। क्लियर और नॉट। तो ये बेसिकली एनर्जी हमारी मतलब रेंज में आ गया, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू। और एनर्जी नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी, हाँ या ना। अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, द वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है, दैट इज डिनोटेड बाय वैलेंस बैंड। दिस इज द एनर्जी, ठीक है ना गाइस। ये हमारा वैलेंस बैंड है, और उसके ऊपर वाला जो बैंड है दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज योर filled band and conduction band is your
अनफिल्ड बैंड। अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। एक ऐसी टर्म है जो तुम्हें समझ में एकदम से आ जाएगा। गाइस ध्यान से देखो, तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी कुछ एनर्जी है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है उन्हें कंडक्ट करने में दिक्कत आए, डिपेंडिंग कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, हाँ या ना। हम कहेंगे जो वैलेंस बैंड है दैट इज काइंड ऑफ डिनोटिंग द एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना गाइस। अब तुम्हारा जो सॉलिड है बाई चांस वो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम क्या कहेंगे, इन दैट सिनेरियो वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड विल ओवरलैप। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है दे आल्सो हैव एनर्जी टू कंडक्ट, दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू कंडक्ट। तो हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर योर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल काइंड ऑफ ओवरलैप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट। सेमीकंडक्टर में देखा जाएगा तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर विल बी सम डिस्टेंस, सम एनर्जी डिफरेंस देयर विल बी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी दे दें तो दे विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। उस जंप को ऐसे समझो, नाउ दे हैव एनफ एनर्जी टू कंडक्ट। एक तरीके से अब उनको एनर्जी मिल गई, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी, सो दैट नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर्स की दैट इज द रीजन कि उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, या सिंपली स्टेटिंग नाउ द इलेक्ट्रॉन्स हैव एनफ एनर्जी दैट दे कैन कंडक्ट। और इंसुलेटर के केस में ये डिफरेंस, दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज सो मच कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऑन सप्लाइंग whatever amount of energy, it cannot jump from valence to conduction band, so there is no scenario in which that electron can conduct electricity and hence they are very poor conductor, या हम कहेंगे इंसुलेटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको ऐसे रिलेट करो कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या इतनी एनर्जी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्ट कर दे। इफ इट कैन डू सो तो हम कहेंगे वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग, विच इज इन द केस ऑफ योर कंडक्टर्स। ठीक है ना गाइस। सेमीकंडक्टर में थोड़ा एनर्जी गैप है इन दोनों बैंड के बीच में, इंसुलेटर में एनर्जी गैप इतना ज्यादा इट कैन नॉट बी ओवरकम बाय सप्लाइंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया गाइस? अब यहां तक कोई डाउट? मोर और लेस समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, विदाउट गोइंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड स्टफ, कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है और उसे कितनी एनर्जी चाहिए सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस ये देखो, व्हेन, सर एक बार ऊपर का डायग्राम दिखा दो। हाँ, when electron go from valence band to conduction band, there is conduction of electricity. गाइस डायग्राम हो गया तुम्हारा? यस। ओके, तो अब आते हैं कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाएंगे तो होल्ड ऑन, ये रहा। दो सिनेरियो हो सकते हैं, either you have got a partially filled band or you can have something of this type. This is your overlapping of valence and conduction band. You have got overlapping bands. सिंपल टर्म में देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड। तो आइडिया क्या है, देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स।
अगर तुम्हारा मतलब ओवरलैपिंग बिटवीन द बैंड्स, माय मिस्टेक, ओवरलैपिंग बिटवीन द बैंड्स हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वैलेंस बैंड में है वही तुम्हारे कंडक्शन बैंड में भी लाई कर रहे हैं, मतलब दे हैव द एनर्जी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. You don't need anything else. You don't have to supply energy to the electron so that it can conduct. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक? राइट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. और दूसरा क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है, यू हैव गॉट अ पार्शियली फिल्ड बैंड, कि तुम्हारा पार्शियली फिल्ड है तो तुम्हारा बेसिकली मतलब जस्ट सिंपल टर्म में देखा जाए, लीव दिस आउट. दिस इज द इजियर एक्सप्लेनेशन आउट देयर. द नेक्स्ट वन समझ में आया नहीं आया बच्चों? कि यू हैव गॉट ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स ड्यू टू विच अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई गाइस, एनी डाउट सो फार? कि ओवरलैपिंग बैंड्स के कारण योर मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बच्चों. लेट अस गो ऑन टू सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, there is an energy difference between your valence and conduction band. It's like this. There is a small energy gap which can be overcome by supplying energy to the electrons. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, दे विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, hence they will now conduct electricity. Clear or not guys? ये हमारा empty conduction band है ऊपर वाला, और नीचे हमारा वैलेंस बैंड था. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? Now this is an energy gap that can be overcome, but that is not the case in insulators. इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है it cannot be overcome by supplying energy. You have got a large energy gap, which is also known as forbidden zone. There's a term for it, forbidden zone. Clear guys? यहां तो कोई डाउट बच्चों? अरे एक बार ऊपर कर दो. तो यहां पे तुम्हारा ओके, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया? थोड़ा और. ओके एक मिनट रुक जाओ. दिस इज योर फील्ड बैंड एंड दिस इज योर एम्प्टी कंडक्शन बैंड. ये नोट दिस डाउन. हो गया बेटा? बस एक मिनट. अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने नोट कर लिया? ओके आगे चलें गाइस? चलें आगे या रुके? एक मिनट सर, एक सेकंड. ओके होल्ड ऑन. सर ये बैंड जो है वो कंप्लीटली ओवरलैप तो नहीं कर सकते ना? कंप्लीटली ओवरलैप नहीं. ओके सर. तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि पूरा वैलेंस और कंडक्शन ओवरलैप कर जाए? हाँ सर. नहीं, मतलब ऐसा है कि कंडक्शन विल ऑलवेज बी स्लाइटली अबव वैलेंस, बट यस देयर कैन बी ओवरलैप एज इन केस ऑफ मेटल्स या लेट अस से कंडक्टर्स. ठीक है सर. आगे चलते हैं. लेट अस गो ऑन टू डोपिंग. डोपिंग क्या होता है गाइस? हम कहेंगे द इलेक्ट्रिकल conductivity of intrinsic semiconductor. Now what is intrinsic semiconductor? Your normal semiconductors. ठीक है ना? That electrical conductivity is too low to be of practical use. कि इनकी जो नॉर्मल कंडक्टिविटी है without use of any external impurities, जो उनकी नॉर्मल कंडक्टिविटी है that is too low to be of use. तो हम क्या करते हैं? We introduce some
impurities into it, introducing other elements as impurities in intrinsic semiconductors is called doping. हमने से तुम्हारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ज्यादातर कौन से क्या आएंगे, ग्रुप 14 के, हाँ है ना बच्चों, ग्रुप 14 के तुम्हारे आते हैं, दे आर योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब उसके अंदर हम या तो ग्रुप 15 के एलिमेंट एज इंप्योरिटी डाल दें या ग्रुप 13 के एलिमेंट डाल दें एज इंप्योरिटी, दैट इज कॉल्ड डोपिंग बच्चों। और डोपिंग से होता क्या है गाइस, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब उसके अंदर हमने इंप्योरिटीज डाल दी, सो दैट impurity will increase the conductivity of intrinsic semiconductor. ठीक है ना, उस intrinsic semiconductor के अंदर हमने impurity डाल के भी increase the conductivity. डोपिंग दो तरीके से करी जा सकती है, या तो तुम इलेक्ट्रॉन रिच impurities ले लो। इलेक्ट्रॉन रिच impurities का मतलब है, अगर हम नॉर्मली ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, यू टेक अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 बच्चों, रेदर देन यूजिंग अ एलिमेंट ऑफ, मतलब देखो ग्रुप 14 तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो रेदर देन यूजिंग ग्रुप 13 अगर हम ग्रुप 15 यूज कर रहे हैं, तो व्हाट यू एक्चुअली गेट इज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉपी समथिंग डाउन गाइस। I have to copy down an image. You don't have to draw the image guys. It is the image which is already given in your book, so you don't have to make it again. Oh come on, hold on guys. That's it, I had it. Hold on guys, बच्चों एक मिनट रुकना, I'm just copying the thing down. I think this will work. Yeah, ये रहा हमारा गाइस, डायग्राम दिख रहा है? जो हमारे पास लेफ्ट साइड में था, वी हैड अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना गाइस, ये हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट का हो गया। जैसे सिलिकॉन हमने ले लिया, या हमने क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, मतलब उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों उसने अपने शेयरिंग में लगा रखे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और जो बाकी 4 हैं वो उसे शेयरिंग के थ्रू मिल गए। क्लियर और नॉट गाइस? सो दिस वाज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर हमने डोपिंग कर दी। डोपिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज हमने डाल दी, जैसे आर्सेनिक। अब आर्सेनिक से क्या हुआ, हम कहेंगे उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी ऑफ योर सेमीकंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन आवारा है, आवारा इन द सेंस कि ये घूम सकता है, और घूमेगा तो ये क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। इसने यहां पे जाके बैठ गया, यहां पे जाके बैठेगा तो इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन जो यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ एक तरीके से, अपनी डिसलोकेट हुआ अपनी लोकेशन से, वो कहीं और जाके बैठ जाएगा। लेट अस से वो यहां जाके बैठ गया, यहां जाके बैठा तो इट विल डिसलोकेट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज हाउ देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है यही इलेक्ट्रॉन पूरा घूमता हुआ जा रहा है, नहीं, ये डिफरेंट लोकेशन पे चला जाएगा, और जहां पे गया वहां से जो इलेक्ट्रॉन जिसको डिसलोकेट किया उसने, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एंड दैट इज हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। कौन सा? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो फ्री था, मतलब इट वाज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 4 तो उसने बॉन्डिंग में लगा दिए, एक जो एक्स्ट्रा था दैट वाज फ्री। अब वो फ्री जहां पे जाएगा
वहां से इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेट करेगा एंड दैट डिसलोकेटेड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फर्दर अहेड। तो इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज डाली जाती है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हो गया एक तरीके तुम्हारी ग्रुप 15 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इससे जो हमारा इस डोपिंग से जो हमारा बना उसे हम क्या बोलते हैं? होल्ड ऑन गाइस, उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। वी कॉल इट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन इज फॉर नेगेटिव। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो दिस रिजल्ट्स इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। क्लियर बच्चों? अब गाइस ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई। करेक्ट, कंडक्टिविटी इंक्रीज। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, थोड़ा सा रिलेट करो, अगर तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो व्हाट अबाउट द बैंड गैप? सपोजिंग बैंड गैप अफेक्ट हो रहा है इससे, तो व्हाट वी कैन यू से अबाउट द बैंड गैप? दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। हाँ, बैंड गैप कम हो जाएगा। बैंड गैप कम हो जाएगा। बैंड गैप कम हो जाएगा बिकॉज तभी तो तुम्हारा कंडक्टिविटी बढ़ रही है एक तरीके से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर तुम्हारा व्हेन यू डू डोपिंग देयर इज डिक्रीज इन द बैंड गैप या बैंड एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं, हाँ ओवरलैपिंग तो इनमें होती नहीं ना बेटा, ये तो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। हाँ बेटा, 1 सेकेंड, इट इज नॉट, होल्ड ऑन, 1 मिनट रुको। हाँ, तो मैं क्या कहता गाइस, अब आते हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज जैसे तुम्हारा ग्रुप 13 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? लेट अस हैव अ लुक एट ग्रुप 13 के एलिमेंट से अगर हम डोपिंग करते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट? ये रहा, मैंने इसको इंक्रीज किया था साइज को, पहले वाले के साइज आई गेस किया ही था बच्चों। अब देखो, इस बार हमारे पास अगेन वी हैड सिलिकॉन इनिशियली, अब हमने उसमें बोरॉन डाल दिया। वी एडेड बोरॉन। हमने डोपिंग किससे करी गाइस? बोरॉन से। अब बोरॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 3 हैं तो उसने 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिए। यहां पे जो सिलिकॉन है उसने अपना तो दे रखा है बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर इज अ इलेक्ट्रॉन मिसिंग ओवर हियर, जो कि तुम्हारा बोरॉन के पास होना चाहिए था, नहीं है उसके पास। इट इज अ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहां पे जो स्पेस है दैट एम्प्टी ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड अ होल बच्चों। ये क्या है? होल। दिस एम्प्टी ऑर्बिटल इज बेसिकली अ होल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइज अब होल में क्या होगा? दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। हाउ? बिकॉज देयर कैन बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होएगा? यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, तो बेसिकली यहां पे कंप्लीट हो गया बट देयर इज अ होल जनरेटेड ओवर हियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके बाद लेट अस से यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया एंड देयर इज अ होल जनरेटेड ओवर हियर। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो देयर इज मूवमेंट ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां पे होल जनरेट होएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और होल की मूवमेंट होगी मतलब एक तरीके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होल की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे होल जनरेट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट अ होल इन दिस केस। वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे यू हैव गॉट अ पॉजिटिव होल। पॉजिटिव का मतलब बेसिकली क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? होल। So this, in this case, there is a movement of hole guys, and this also increases the conductivity because now the electrons can move from one place to another. Basically, to occupy that hole, the electrons are going to move and generate a hole in the process. जहां से निकला वहीं पे hole generate हो गया. So there is movement of hole, and that is also increasing the conductivity of the semiconductor. समझ गए guys?
वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं. You have got a empty orbital over here, basically a hole, and there is a movement of electrons. There is movement of electrons. It increases basically due to presence of holes. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ भाई. नहीं सर. ओके, अब आते हैं सुपर कंडक्टिविटी पे. गाइस देखा क्या गया कि कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड becomes almost zero. रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाती है नियर द एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो समझ रहे हो गाइस? योर जीरो केल्विन के पास, एब्सोल्यूट जीरो के पास, जीरो केल्विन के पास देयर रेजिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो. सो दे बेसिकली बिकम्स सुपर कंडक्टर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर रेजिस्टेंस तुम्हारी टेंडिंग टू जीरो पहुंच गई तो मटेरियल क्या बन गया? सुपर कंडक्टर. मटेरियल्स इन दिस स्टेट आर सेड टू पोजेस सुपर कंडक्टिविटी. जैसे मरकरी बिकम्स superconducting at 4 Kelvin. 4 Kelvin पे mercury becomes superconducting. यहां तक कोई डाउट बच्चों? गाइस नो सर. हाँ, materials in this state are said to possess superconductivity. अब आते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पे बच्चों. लेट अस कम टू ट्रांजिशन टेम्परेचर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर किसी भी एलिमेंट को फिर ऐसे सुपर कंडक्टिंग नहीं, हर एक एलिमेंट नहीं जाता. सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स, उनका जब तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो तुम्हारी रेजिस्टेंस भी कम होती आएगी एंड एट वन पॉइंट इट विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो. इट इज नॉट फॉर एवरी एलिमेंट. ठीक है ना बेटा? सर तो जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी जा सकता है सुपर कंडक्टिंग, तो सर ये सिर्फ पेपर पर है या ये एक्चुअली प्रैक्टिकली में नहीं, देखा गया है, ऑब्वियसली देखा गया है. दैट टेम्परेचर हैज बीन अचीव्ड, अचीव करके देखा गया है. एब्सोल्यूट जीरो तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन नियर एब्सोल्यूट जीरो कैन बी अचीव. ठीक है? यस सर, ये पूछना क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही कम हो रहा था. हाँ, द टेम्परेचर at which a substance starts behaving as superconductor is called transition temperature. Okay, we are done with the electrical properties, guys. Now let us go on to the magnetic properties. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों. इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट is due to is, yeah, let us say originates from two types of motion. दो तरह का मोशन है. एक रेवोल्यूशन अबाउट द न्यूक्लियस, हाँ है ना बच्चों? इट्स मोशन अराउंड द
न्यूक्लियस, रिवॉल्व करना, और दूसरा है स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, इट्स स्पिन अराउंड द एक्सिस। बेसिकली एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आता है। एक रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, लेट दिस बी द, होल्ड ऑन गाइस, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। तो ऑन द सर 1 मिनट बेसिस थोड़ा ऑफ, ऊपर करना। हाँ बेटा ऊपर कर दूं? थोड़ा ऊपर कर दो सर, थोड़ा सा और वो ऊपर वाली लाइन। ओके, और भी कुछ करना है और ऊपर जाना है? नहीं सर। ओके, थ्योरी चली जा रही है ना गाइस, चलती जाएगी, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हो गया सर। ओके, on the basis of their magnetic properties, a substance can be classified into 5 categories. Let us see which 5. Paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. जर्नल आइडिया तुम्हें पहले 3 का है, हाँ या ना बच्चों? पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक इज ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना गाइस? फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। एंटी फेरो एंड फेरी इज समथिंग यू हैव नॉट लर्न, हाँ है ना बच्चों? ठीक है ना गाइस? तो Yes. लेट अस स्टार्ट हम करेंगे डोमेन से, डोमेन्स इन सॉलिड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन्स बच्चों? गाइस डोमेन्स क्या होता है उसे देखो। इन सॉलिड स्टेट the metal ions of certain substances are grouped together into small regions called domains. Each domain acts as a tiny magnet. ओके बच्चों, जैसे हमने कहा लेट अस टेक दिस मेटल, तो तुम रियलाइज करोगे उसके जो पार्ट्स हैं, मतलब देयर इज सम पार्ट जहां पे तुम्हारा योर मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, किसी का हो सकता है यहाँ पे हो, किसी का हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? ये हमारे 4 डोमेन जैसे हमने बना के दिखा दिए। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या है? दिस इज, होल्ड ऑन, बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट of electrons in a particular domain is aligned in definite direction.
एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन गाइस। ठीक है ना बच्चों? गुड, दैट इज व्हाट यू हैव। तो ये हमारा डोमेन हो गया। इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि सर मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं आ रही है। जितनी क्लैरिटी आ रही है ना, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। कि डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज अ रीजन जहां पे, एक पर्टिकुलर रीजन जहां के इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? अब आते हैं पैरामैग्नेटिज्म पे। हर एक जगह हम डोमेन की बात करेंगे, दैट इज व्हाई आई डिस्कस डोमेन फर्स्ट। पहले आते हैं पैरामैग्नेटिज्म में। गाइस ये टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, दिस इज टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। तो इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूं पहले। पैरामैग्नेटिक substances are weakly attracted by magnetic field। वीकली अट्रैक्टेड होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गाइस। और ये होता कैसे है उसको देखो। इनिशियली डोमेन्स आर रैंडमली अलाइंड। जो डिफरेंट डोमेन्स हैं दे आर रैंडमली अलाइंड, रैंडमली अलाइंड। In presence of magnetic field, what happens? In presence of magnetic field, domains get aligned. In direction of magnetic field. They get aligned in direction of magnetic field. मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। In direction of magnetic field. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे, if magnetic field is removed, domains again get randomly aligned. Domains again get randomly aligned. फिर से डोमेन्स रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। दैट इज द रीजन कि हम पैरामैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। कि जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी, इट वाज बिहेविंग एज अ, अलाइन हो गया तो इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। व्हेन यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड इट स्टॉप्स बिहेविंग लाइक वन। तो दिस इज आल्सो नोन एज टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। इट इज आल्सो known as temporary magnetism. Example O2. Guys, O2 का ये बताओ मुझे, हाउ डू यू रियलाइज इट इज पैरामैग्नेटिक? क्या देखते हो गाइस? ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था व्हेन वी आर डिस्कसिंग MOT। यू रिमेंबर, हमने देखा था कि देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 में, हाँ है ना बच्चों? यस। राइट। अब आते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक को देखते हैं। पहली चीज, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते हैं। ठीक है बच्चों? अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। in diamagnetic substance there are no magnetic domains. If magnetic field
is applied the domains get aligned in opposite direction. ओके बच्चों, अब आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म पे। तुम रियलाइज करोगे थ्योरी चली आ रही है, कोर थ्योरी। दिस इज परमानेंट मैग्नेटिज्म। इसमें एक बार अगर तुम्हारे डोमेन्स अलाइन हो गए, दे रिमेन्ड अलाइन इवन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। ठीक है गाइस, तो दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। even in absence of magnetic field. Example: iron, cobalt, nickel and CrO2. Guys, this is example you better learn. लर्न नहीं करोगे तो फिर मुझे मत कहना कि सर क्वेश्चन आ गया एंड वी डोंट नो कि ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म arise due to the spontaneous alignment of magnetic moments ठीक ना बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the same direction. तो बेसिकली क्या होगा? in presence of strong magnetic field, domains get aligned. सर ये ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक, This type of magnetism, oh, hold on, this type of magnetism arise due to the spontaneous alignment of magnetic moments. In presence of strong magnetic field, domains get aligned in direction of magnetic field. In direction of magnetic field. And they remain aligned even when magnetic field is removed. अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पे। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पे आते हैं। गाइस, इसमें क्या होता है, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि फेरो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यू आर एक्सपेक्टिंग फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन इट इज एक्चुअली जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग फेरो ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्चुअली वी आर गेटिंग जीरो, क्योंकि जो तुम्हारे डोमेन्स हैं दे आर सो अलाइंड दैट दे नेट कैंसल आउट, पूरा कैंसल आउट हो गया, इट बिकम जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो एंड दैट इज योर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, एंड द सब्सटेंसेस आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, substances which are expected to possess
पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म? on basis of unpaired electrons. But actually, they possess zero net magnetic moment. Are called anti-ferromagnetic substances. And the phenomenon is called anti-ferromagnetism. Example, MnO. Guys, हो गया नहीं हो गया? यस सर होगा. Right. Antiferromagnetism is due to presence of equal number of magnetic moments in opposite direction. कि we are expecting ferro क्योंकि तुम्हारे पास large number of magnetic moments है, but they are so aligned that they cancel each other out. Clear or not, guys? Now let us discuss ferrimagnetism. ये एक्चुअली एंटी फेरो की फील्ड पे ही चल रहा है. एंटी फेरो में तो क्या हो रहा था, फेरो का टोटल जीरो हो गया एक तरीके. वी आर एक्सपेक्टिंग फेरो एंड वी आर गेटिंग जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट. यहां पे हम कहेंगे यार वी आर एक्सपेक्टिंग फेरो, लेकिन फेरो नहीं रहा, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी वेरी लेस. क्यों? क्योंकि तुम्हारा अलाइनमेंट ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा जीरो हो गया, लेकिन तुम्हारा एडिशन मतलब एक की डायरेक्शन कुछ है, कुछ की डायरेक्शन दूसरी है. दैट इज नेट इज नॉट द सम यू आर एक्सपेक्टिंग. तुम्हारा सम काफी कम आ रहा है. लेट अस से 3 एक डायरेक्शन में अलाइंड है, 2 दूसरी डायरेक्शन में अलाइंड है. एंटी फेरो में क्या था, 2 ऊपर की तरफ अलाइंड, 2 नीचे की तरफ अलाइंड, नेट तुम्हारा 0. यहां पे ऐसे मान के चलो 3 एक डायरेक्शन में अलाइंड, 2 एक डायरेक्शन में अलाइंड, नेट आ गया 1 के बराबर. तो दैट इज लेस. फेरी का मतलब हो गया कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम मैग्नेटिज्म उतना नहीं आया. जो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़ा सा कम है या काफी कम है एज एक्सपेक्टेड. कि हमारा एक्सपेक्ट तो करे थे फेरो एंड यू आर गेटिंग वेरी लेस मैग्नेटिक मोमेंट. तो वही चीज लिखने जा रहा हूं. सब्सटेंसेस which are expected to आज सिर्फ यही करेंगे थ्योरी. ये करेंगे नहीं, ये ही करेंगे बस. That's it. This is the last one. They are expected to possess large magnetism on basis of unpaired electrons, but actually have small magnetic moment. Are called ferrimagnetic substances. Example, Fe3O4.
या सम फेराइट्स। ओके बच्चों, अब गाइस फेरी मैग्नेटिज्म क्यों होता है? फेरी मैग्नेटिज्म arises due to unequal moments in opposite direction। जो मैं कह रहा था, 2 एक डायरेक्शन में और 3 एक डायरेक्शन में, in opposite direction, resulting in some net magnetic moment। और एक चीज और, on heating these substances, lose their magnetism and convert to paramagnetic substances। अगर इन्हें हीट करोगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई बच्चों, हो गया नहीं हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट? इसमें थ्योरी है, बच्चे कहेंगे सर कोई डाउट है ही नहीं। हाँ या ना गाइस? गुड।